चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इसमें हम लोग सेक्शन एफ के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन एफ, उसके जो है वो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, जिनमें लॉन्ग क्वेश्चंस और जो दो मेथड है वो दोनों मेथड मिक्स आ रही थी सब में। हमने कल पहला क्वेश्चन देखा था सेक्शन एफ का, और आज उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। तो देखो, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, उनमें जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज ऑफ 500 एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 40 years and standard deviation 6 years. The company want to reduce its staff by 25% in the following manner. कंपनी को अपना स्टाफ रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना मतलब स्टाफ को निकालना है नौकरी से। कैसे निकालेंगे? तो वो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। देखो, पहला दिया हुआ है टू रीट्रेंच्ड 5% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग मिनिमम एज। भाई, जिनकी एज मिनिमम है ना, ऐसे 5% एम्प्लॉइज जिनकी कम एज है उनको निकाल दिया जाएगा, रीट्रेंच्ड उनको मना कर दिया जाएगा कि भाई आपकी एज जो है वो ये कम है, वैसे उनको निकाल दिया जाएगा। After retrenching 5% of employees having minimum age, next 10% of employees are to be transferred to another company. 5% निकालने के बाद दूसरे 10% जो है वो लोगों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे, बराबर ना। उसके बाद बाकी 10% को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड टू रिटायर 10% ऑफ एम्प्लॉइंग हैविंग मैक्सिमम एज, और जिनकी मैक्सिमम एज है ना, भाई आपकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, ऐसे 10% लोगों को और निकाल देंगे। तो ये 3 रीजन से जो है वो 25% स्टाफ को वो खाली कर देंगे ना। तो हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द नंबर ऑफ एज, एज फाइंड करनी है टू बी रीट्रेंच्ड, टू बी ट्रांसफर्ड एंड टू बी रिटायर्ड। हमें एज फाइंड करनी है कि भाई कितने एज के एम्प्लॉयज को जो है वो रीट्रेंच कर दिया जाएगा, कितने एज के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करेंगे और कितनी एज के एम्प्लॉयज को रिटायर कर दिया जाएगा, बराबर ना। एज ढूंढनी है हमें तीनों में। अब एज ढूंढनी है मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि एक्स की मेथड मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मेथड है ना, एक एक्स दिया हुआ तो प्रोबेबिलिटी सिंपल मेथड, एक में प्रोबेबिलिटी हो तो फिर एक्स हमें ढूंढना है, वो रिवर्स मेथड। अब इसमें क्या ढूंढना है? जब भी कंफ्यूजन हो क्या ढूंढना है, मैंने बताया है कोई दो चीजों के यूनिट इसमें होंगे, वो यूनिट लिख दिया करो। एक यूनिट तो चलो इसमें एज का है, वो तो एक क्लियर है कि एक तो इसमें एज दी गई है, और दूसरा इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्या एक्स और क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट क्या दिया हुआ है वो समझो एक्स कहलाया। भाई मीन दिया हुआ मीन ऑफ 40 इयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6 इयर्स, वो एज में है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एज में है, मतलब एज को एक्स मानेंगे, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर फाइंड करना हो तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मानेंगे। समझ आ रही है बात? और इसमें इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि भाई फाइंड द एज, एज ऑफ एम्प्लॉइज। तीनों में एज ही ढूंढनी है कि कितनी एज वालों को रीट्रेंच किया, कितनी एज वालों को ट्रांसफर किया, कितनी एज वालों को रिटायर किया। तीनों में एज फाइंड करनी है। तीनों क्वेश्चन में एक्स ढूंढना है रिवर्स मेथड से। तो रिवर्स मेथड से फाइंड करना है, एक एक करके ढूंढे। सबसे पहले दिया हुआ है कि 5% एम्प्लॉइज जिनकी मिनिमम एज है उन्हें रीट्रेंच्ड कर दिया है। तो यहां पर लिखेंगे कि 5% जिनकी मिनिमम एज है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे आएगी ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x1, ये x1 से कम वाले जितनी एज हो, एज को ही हम लोग x मान रहे हैं ना, x1 वो कोई एज हुई, कितनी एज वो तो ढूंढेंगे, x1 से कम जितनी भी एज है ना उन सबको रीट्रेंच्ड करेंगे। और ऐसे लोग 5% लोग हैं। ऐसे कितने हैं? 5% लोग दिया हुआ ना 5%, तो वो परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें। परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में मतलब कि 5/100 क्या आ जाएगा? 0.05, 0.05 आ जाएगा ना ये 5% के लिए, बराबर। और फिर इनको जो है वो हम लोग फाइंड करें। भाई पहले x को z में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट तो होगा नहीं, नॉर्मल लिख दें कि z एंड z1 इक्वल टू 0.05। भाई z1 से लेस, तो इसके हिसाब से पहले ग्राफ बनता है ना कि सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, हमेशा सब में जैसे किया है वैसे ही अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अगर पहले हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएं, यहाँ 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये मिनिमम एज वाले हैं,
मिनिमम एज वाले, या कहो Z1 से लेस देन है ना, Z1 से इस साइड है, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से 0.05 की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी, थोड़ी सी आएगी ना, बरोबर ना। 0.05 की प्रोबेबिलिटी मतलब कितना आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा ना, 0.05। 0.5 तो ये पूरा होता है, ये तो 0.1 भी नहीं है, उससे भी आधा है, 0.05। ये कहलाया हमारा Z1, बरोबर। ये Z1 जो है वो हमें फाइंड करना है। भाई इतने 5% लोग हैं जिनको कम एज के हिसाब से निकाल दिया जाएगा, समझ आ रही बात। और ये Z1 ढूंढने के लिए वही पॉइंट जो हमेशा आपको कहा है, जब भी Z1 ढूंढना हो तो हमें Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए होता है, दिया हुआ कुछ भी हो, हमें फाइंड करना होता है Z1 से 0 तक। तो Z1 से 0 तक का डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे कि ये पूरे डिस्टेंस में से ये आगे का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो बाकी Z1 से 0 मिलेगा ना, पूरे में से इतना माइनस। यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 to 0, Z1 Z20, जिसमें पूरा कितना होता है, पूरा होता है 0.5, ये कंप्लीट आएगा 0.5 माइनस उसमें से आगे का माइनस, तो आगे का ये कितना माइनस करना है, 0.05 माइनस करना है। 0.5 में से 0.05 माइनस तो बचेगा 0.45, 45 और पीछे 2 0 लगा देंगे, 4500, बरोबर ना। 4 नंबर ही होते हैं ना, तो Z की वैल्यू मिलेगी पीछे टेबल पर से। अब 4500 आया तो आपका जो Z स्कोर टेबल है टेक्स्ट बुक के पीछे, उसमें से चेक करेंगे ना कि 4500 की एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो ठीक है, वही लिख देंगे, अगर ना हो तो वो आफ्टर एंड बिफोर वाला टेबल बनाते हैं हम लोग। तो 4500 की एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें, नहीं है, 4500 एग्जैक्ट नहीं है उसमें, तो आफ्टर एंड बिफोर का टेबल बनाना पड़ेगा हमें। यहां पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू बनाए ना, भाई यहां सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू बिफोर 4500, वैल्यू बिफोर 4500, उसके बाद आएगा आफ्टर 4500 एंड उनके बाद उनका एवरेज, बिफोर आफ्टर और एवरेज, उनके ऊपर से Z वैल्यू मिलती है। ऐसे ही मेथड से करते हैं ना हम लोग, बरोबर ना। तो बिफोर 4500, तो आप देखो 4500 से पहले कौन सा आ रहा है, अगर आप देखोगे ना उसमें 1.6 की लाइन में देखो, 1.6 उसमें दिया हुआ 4495, 4495, 4500 से पहले का वो आएगा ना 4495, और उसके ही तुरंत बाद दिया हुआ 4505, है कि नहीं। तो वो दोनों कहलाई ना इसकी बिफोर और आफ्टर। बिफोर वैल्यू हुई 0.4495, आफ्टर वैल्यू 0.4505, बिफोर एंड आफ्टर। और उनकी Z वैल्यू अगर आप कहो ना 4495 की Z वैल्यू, तो उसकी Z वैल्यू यहाँ पे 1.6 और ऊपर 4 है, 1.6 एंड 4, तो 1.64 ये इसकी वैल्यू। उसके बाद की वैल्यू तुरंत कहलाएगी 1.65, और यहाँ एवरेज, इन दोनों का एवरेज कैलकुलेटर से, इनका एवरेज 95 और 5 का एवरेज पूरा ही आएगा, मतलब 0.4500 ही होगी एग्जैक्ट, और इनका एवरेज 1.645। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं ना 4500 की, 4500 की नियरेस्ट वैल्यू ढूंढो तो एग्जैक्ट ही है 4500, एग्जैक्ट ही है, नियरेस्ट की भी जरूर नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही वही हुई ना 1.645। तो यहां पर लिखेंगे कि हियर, डायरेक्ट लिख देंगे, नियरेस्ट लिखने की भी जरूर नहीं, नियरेस्ट क्यों, वही वैल्यू मिली एग्जैक्ट। सो हियर वैल्यू ऑफ Z1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.645, लेकिन प्लस के माइनस वो यहाँ चेक करते हैं। देखो मिनिमम एज थी, मिनिमम एज मतलब यहाँ से शुरू किया था तो इस साइड माइनस में आया ना Z1, तो Z1 की वैल्यू माइनस में, माइनस 1.645, और ये Z मिल गया तो इसके ऊपर से क्या फाइंड किया जाए, X ढूंढा जाए ना फिर, कि अब X1 की वैल्यू ढूंढे, कि जिसमें now Z equal to X minus mean and standard deviation, तो Z की वैल्यू -1.645, X ढूंढना है,
माइनस मीन, तो मीन कितना दिया हुआ है 40 इयर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन 6, तो मीन 40 और वो 6। तो सबसे पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 9.87, मल्टीप्लाई करके आंसर 9.87 और x माइनस 40। अब ये x ढूंढने के लिए माइनस 40 यहाँ पे प्लस में, तो माइनस 9.87 प्लस 40 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इनका अगर माइनस करें तो 30.87 ना, तो 3 और 10 13, 30.13 ये आंसर मिला हमें 30.13। इसका मतलब कि कंपनी में 30.13 एज से या 30 एज से कम वाले जितने भी लोग हैं ना, 5% लोग हैं वो, तो उन सबको नौकरी से रिट्रेंच्ड किया जाएगा। भाई कम एज है आपकी, उन सबको निकाल दिया जाएगा। भाई जिनकी भी एज 30 से कम है वो, समझ आ रही बात, ये पहला हुआ ना। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आफ्टर रिट्रेंचिंग 5% ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मिनिमम एज, भाई 30 एज वालों को सब निकाल दिया ना, उसके बाद नेक्स्ट 10% ऑफ एम्प्लॉयज आर टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, उसके बाद दूसरे 10% लोगों को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर जो मिनिमम एज वाले 30 तो थे ही, उसके बाद की एज वाले ही हमें ढूंढने हैं ना, उसके बाद की एज वाले ही जो है वो हमें फाइंड करना है ना, और 10% लोगों को ट्रांसफर किया, मतलब उसमें भी प्रोबेबिलिटी वैसे ही बनेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, अब सेकंड x1 से कम वालों को हमने निकाल दिया ना, अब x2 से कम, भाई उस एज से कम वाले जितने भी हैं उन सबको जो है वो ट्रांसफर कर देंगे हम। तो x2 से कम, उसके अब परसेंटेज कितने, तो इसके परसेंटेज कितने, जैसे इसमें 5% थे तो 5/100 लिखे। अब इसमें कितने परसेंटेज, तो इसमें परसेंटेज आएंगे 15, क्योंकि दिया हुआ है कि 5% एम्प्लॉयज को तो निकाल दिया, नेक्स्ट 10%, तो नेक्स्ट 10% वालों को मतलब 5 के बाद और 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना परसेंटेज, तो टोटल 15%, 15/100 कितना 0.15, मतलब अगर इसे z में भी लिखे ना तो z एंड Z2 से लेस वो आएगा 0.15, एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर हम ग्राफ बनाएं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ग्राफ जब बनेगा ना, तो ये ग्राफ में 0 प्लस एंड माइनस इनफाइनाइट, देखो यहां पर भी ये स्टार्टिंग में Z1 था वो 0.05 का, अब इसके बाद ही हमें और 10% लेने हैं ना, मतलब 0.15 लेना है ना, अब इसी साइड से ही आएगा ना वो कि 5% तो ये थे, उसके बाद 10% और हमने, तो ये 5 के बाद 10% और कुछ करीबन 0.15 यहां पर आ जाएगा, 0.15 का ये एरिया, ये Z2 0.15 ये कवर हो जाएगा, बराबर ना, 0.15 ये जो था वो हमारा था 0.5, ये उसके बाद के 10% 0.15, इसमें भी ऐसे ही ढूंढेंगे ना, इसी मेथड से ही हमें x की वैल्यू मिलेगी ना, जैसे इसमें मिला वैसे इसमें भी ढूंढेंगे। तो इनमें फाइंड करने के लिए भी पहले हमें Z2 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए, इसमें भी यही किया ना, Z1 से 0 तक, इसमें भी Z2 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, तो ये पूरे में से आगे की ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें इतना डिस्टेंस मिलेगा फिर, बरोबर, मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 से 0 तक का आंसर ढूंढें तो पूरा आंसर कितना होता है, पूरा आंसर होता है 0.5, पूरा आंसर रहेगा हमारा 0.5, और उसमें से माइनस ये दिया हुआ है वो कितना 0.15, 0.5 में से 15 माइनस कितना बचेगा 0.35 बचेगा, या 3500। अब इसकी वैल्यू भी टेबल पर से ढूंढेंगे ना, जैसे यहाँ 4500 की ढूंढी हमने, इसकी भी वैल्यू अगर फाइंड करें तो पहले तो चेक करो 3500 की एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें है एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वैसे ही बिफोर एंड आफ्टर का हमें टेबल बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर, कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल
उसके हिसाब से अगर बिफोर आफ्टर यहां पर बनाए ना हम लोग, तो वैल्यू आएगी यहां पर एक बिफोर 0.3500, बिफोर 0.3500, एक रहेगा आफ्टर 3500 और एक आएगा एवरेज। तो यहां पर बिफोर 3500, तो टेबल में देखो 3500 से पहले कौन सा है, अगर आप टेबल में देखो ना तो 1.0 की लाइन में ही है। देखो 1.0 की लाइन में 3485 है, 3485 3500 से पहले आएगा ना, और उसके तुरंत बाद है 3508, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में आ सकता है ना 3500, मतलब बिफोर में अगर लिखोगे तो वो वैल्यू आएगी 3485, 0.3485, और आफ्टर में वैल्यू आएगी उसके बाद वाली 3508, 0.3508, और इनकी z वैल्यू अगर हम कहें तो 3485 की z वैल्यू कैसी, जैसे यहां पे लिखी थी भाई, इनमें आएगा यहां पर 1.0 और ऊपर है 3, 1.0 एंड 3 वो है 1.03, तो इसके बाद तुरंत आएगा ये 1.04। इन दोनों का एवरेज अगर कहें ना तो वो आएगा 0.3497, इन दोनों का एवरेज, और यहां पर भी इन दोनों का एवरेज कहें तो 1.035, बरोबर। और इनमें से नियरेस्ट वैल्यू ना 3500 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी, तो नियरेस्ट वैल्यू ये आ रही है 3497, 97 के बाद 3 का डिस्टेंस, खाली सिर्फ 3 का गैप है, और इनमें 8 का गैप है, इनमें 15 का गैप है, तो ये 3 का गैप, ये नियरेस्ट वैल्यू हुई ना। तो यहां पर लिखा जाए ना कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3500 is 0.3497, so वैल्यू ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी 1.035, इसमें ना एग्जैक्ट मिला था 4500, एग्जैक्ट 4500, तो वही का वही लिख दिया हमने, इसमें एग्जैक्ट 3500 तो नहीं मिल रहा है, तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू Z2 की वैल्यू 1.035, लेकिन प्लस के माइनस, तो माइनस में ना ग्राफ में इस साइड है ना, तो इस साइड है तो वो माइनस में लिखा जाएगा -1.035। और अब इनके ऊपर से वैल्यू ढूंढे ना हम लोग x की, बराबर ना, जैसे इसमें सॉल्यूशन किया वैसे अब इसमें x ढूंढे कि नाउ z इक्वल टू x माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो z की वैल्यू लिखी जाएगी -1.035 इक्वल टू x ढूंढना है, मीन, तो मीन कितना था इसमें 40 था ना, 40 एंड 6, 40 यहाँ पर 6, और इनका कैलकुलेशन में पहले 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कुछ आंसर आएगा 6.21, 20 एंड 1, हाँ बरोबर है, -6.21 x माइनस 40, तो ये यहाँ पे आएगा -6.21 प्लस 40, -40 इस साइड आएगा प्लस में, इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40 में से 6 जाएगा 34 एंड 33.70 और 9, 33.79 ये वैल्यू आएगी। मतलब 33.79 से एज वाले, ये एज मिली ना, x मतलब एज, इससे कम एज वाले जो भी है ना उन सबको ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, बरोबर ना। 30 से कम एज वाले जो भी हैं उनको निकाल दिया जाएगा, रीट्रेंच्ड, भाई उनको कहेंगे भाई बाद में बुलाएंगे आपको, भाई अभी आपकी एज कम है। 30 से कम वाले, 33 से कम वाले फिर जो भी बचेंगे ना, 30 से कम वालों को तो निकाल ही देंगे, उसके बाद 33 से कम वाले जो भी बचेंगे उन सबको ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। ये सेकंड हो गया ना। और अब थर्ड ढूंढना है कि 10% से ज्यादा, 10% ऐसे मैक्सिमम एज वाले हैं जिनकी एज सबसे ज्यादा है, ऐसे 10% लोग, उनको रिटायर करवा दिया जाएगा। तो अब थर्ड में भी वो एज ढूंढे ना, थर्ड में भी x की वैल्यू फाइंड करें ना हम लोग, इसे लिख लो अच्छी तरह से, तो फिर इसके बाद वो थर्ड वाला भी फाइंड करें। तो थर्ड वाले के लिए देखें ना कि भाई मैक्सिमम एज वाले 10% एम्प्लॉयज को हमें रिटायर करवाना है, तो मैक्सिमम एज वाले, तो उसके लिए ऐसा लिखा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 लेस देन और इक्वल टू x। अब x3 से ज्यादा एज वाले, पहले दोनों में हम लोग कम एज वाले देख रहे थे ना,
तो उसमें x1 और x2 यहाँ लिखकर उससे कम एज वाले हम लोग लिख रहे थे। अब यहाँ x3 से ज्यादा एज वाले हैं, भाई ज्यादा एज वाले, वो एज हमें ढूंढनी है x3, उससे ज्यादा एज वाले सबको रिटायर करवाना है। और ऐसे कितने परसेंटेज हैं? ऐसे 10%। 10% मतलब 10/100 लिखेंगे। 10/100 कितने होंगे? 0.1। 0.1 ना, तो इससे भी जो है वो अगर हम लोग क्या करें कि भाई z में कन्वर्ट करें तो z3 एंड z इक्वल टू 0.1, z3 से ज्यादा वाले। अब ये मोर देन में आए तो इसके हिसाब से अगर पहले ग्राफ बने फिर जो है वो वैल्यूज फाइंड करें कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू यहां पर जो ग्राफ तैयार होगा कि 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। 0.1 मोर देन से है तो यहां से शुरू करेंगे। पहले दोनों में लेस देन वैल्यू थी तो यहां से कम शुरू कर रहे थे। अब यहां से जो है वो 0.1 हमें देखना है, तो 0.1 मतलब इसमें भी यहीं तक ही आएगा ना। ये 0.1 की वैल्यू, ये Z3, ये हमें ढूंढना है। और इसमें भी Z3 ढूंढने के लिए बात वही आएगी कि हमें जो है 0 से Z3 का डिस्टेंस चाहिए, दिया हुआ कुछ भी हो, 0 से Z3 का डिस्टेंस फाइंड करके फिर उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब यहां पर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी 0 Z टू Z3 हम लोग ढूंढें, 0 से Z3, तो कैसे मिलेगा? ये पूरी वैल्यू में से आगे की ये वैल्यू माइनस कर सकते हैं ना। पूरी वैल्यू कितनी होती है? 0.5, उसमें से आगे की वैल्यू वो 0.1 माइनस करें, इतनी वैल्यू दी गई है वो 0.1, बराबर ना। ये वैल्यू कहलाई 0.1, तो 5 में से 1 माइनस करें, कितना बचेगा? 0.4, 4 या तो 4000। और इस 4000 की वैल्यू फिर हम लोग वो टेबल से ढूंढेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो वही आफ्टर बिफोर जैसे दो सम में किया हमने। तो 4000 एग्जैक्ट है? नहीं है, 4000 एग्जैक्ट नहीं है, तो आफ्टर एंड बिफोर वाली टेबल ही हमें तैयार करनी होगी कि यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। उस टेबल के हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू लिखें ना, तो वो वैल्यू में यहां पर टेबल बनाएंगे वैल्यू, जिसमें लिखा जाएगा बिफोर 4000, एक में लिखा जाएगा आफ्टर 4000, और एक में उसका एवरेज, एक में उनका एवरेज आएगा, बराबर। ये यहां पे लिखेंगे फिर उसकी Z वैल्यू। तो टेबल में चेक करो 4000 से बिफोर कौन सा है, तो उससे पहले, अगर उससे पहले देखो ना 1.2 की लाइन में है, वो आ रहा है 3997, वो है उसकी वैल्यू। और उसके तुरंत बाद है 4015, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में आएगा ना ये, मतलब उसकी बिफोर वैल्यू कौन सी कहलाई? वो आया 0.3997, और आफ्टर वैल्यू 0.4015, इन दोनों के बीच में 4000 आएगा। और इनकी वैल्यू अगर ढूंढो 3997 की वैल्यू, तो वो इस साइड 1.2 और ऊपर 8, 1.28 ये वैल्यू है ना। इनकी वैल्यू कितनी? 1.28, इसकी वैल्यू उसके तुरंत बाद 1.29 की है। यहाँ पे एवरेज, यहाँ इन दोनों का एवरेज, तो इसका एवरेज आएगा 0.4006, और इनमें एवरेज 1.285, बराबर के नहीं? हर एक में ऐसे ही किया है ना हमने। अब इनमें से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी? 4000 से नियरेस्ट, तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? ये आ रही है ना 3997, 3 का ही डिस्टेंस है, ये नियरेस्ट वैल्यू हुई। तो यहां पर लिखेंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू of 0.4000 is 0.3997. So वैल्यू ऑफ Z3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.28, लेकिन प्लस के माइनस, तो वो यहां देखो प्लस में है, Z3 इस साइड है ना प्लस में, तो ये वैल्यू भी प्लस में कहलाएगी कि प्लस 1.28। और ये Z की वैल्यू मिली तो उसके ऊपर से X की वैल्यू मिली जाएगी। वहां पर नाउ Z इक्वल टू X माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z पे 1.28, X ढूंढना है,
मीन, तो मीन इसमें कितना दिया हुआ है, वो मीन दिया हुआ है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6, मतलब यहाँ पर 40 और यहाँ पे 6, तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई है ना, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 7.68, 7.68 x माइनस 40 इस साइड आएगा प्लस में, 7.68 प्लस 40 इक्वल टू x, मतलब के x इक्वल टू 47.68। तो इनको लिख सकते हैं हम लोग कि जिसकी एज 47.68 या 48 से ज्यादा है ना, उन सबको रिटायर करवा दिया जाएगा, बरोबर ना, कंपनी से निकालना है ना, तो जिनकी भी एज 47 से ज्यादा है उन सबको रिटायर। समझ आ रही है बात? ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई ना जो ढूंढनी थी, ध्यान आ रहा है ना? तो ये सम भी अच्छी तरह से लिख लो, एक में ये तीनों सम थे, वो तीनों सम अच्छी तरह से समझ लो, फिर जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।